हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस में आज हम एक और थ्योरम के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो थ्योरम पिछले थ्योरम से बिल्कुल आप समझे सिमिलर ही है। तो आपने अगर ये वाला थ्योरम समझना है ना, तो बस आप पिछला थ्योरम अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको ये खुद ही हो जाएगा। उसी लाइंस पे है, सेम वो ही है। तो आप उसको पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर अच्छे तरीके से समझ के फिर आप ये लेक्चर अटेंड करना। इस थ्योरम के अंदर वो ये बात करते हैं, इसका थ्योरम का जो नाम है ना, अच्छा, इस थ्योरम का नाम है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ finite dimensional vector space can be extended to form a basis। इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास ना कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, आप उसका कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लें। एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और मतलब उसके अंदर से आप कोई सबसेट लें, तो आप उसको बढ़ा के बेस बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशन, हाँ, और हो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में से आप कोई सबसेट लें जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो वो कह रहे हैं कि आप उसको बढ़ा के ना क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। अब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको एक थ्योरम भी करवाया था कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास लाजमी एक बेस तो होती ही होती है। ठीक है, अब हमने एक लीनियरली, पहले तो हमने ऐसा करते हैं, कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लेते हैं, कोई भी, वो आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी का दिल करे आप लेट कर सकते हैं। मैं लेट कर लेती हूँ कि एक एस में सेट ले लेती हूँ जिसके अंदर अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा एम, ये कोई मैं कह देती हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है ऑफ वी, यानी वेक्टर स्पेस का ना, जो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मैंने कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ले लिया, जो उन्होंने कहा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लें, वो मैंने ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो फाइनाइट होगी, वो भी आप कोई लेट कर लें। मैं लेट कर लेती हूँ कि डायमेंशन जो है ना वो एन है, फाइनाइट है ना। अब हम ना उस थ्योरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, वो लिख देना थ्योरम की स्टेट, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास लाजमी एक बेस होती है, एटलीस्ट वन बेस होती है। तो फिर आपने कह देना है कि फिर हमें पता है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी कोई ना कोई बेस होगी, वो हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एस डैश, और उसके अंदर आप ले लें बीटा 1, बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा एन। ठीक है, ये मैंने किसका इस्तेमाल किया, थ्योरम क्या, कि हमें पता है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास लाजमी एक बेस तो होती है, तो वो हमें ये पता है इस थ्योरम में कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो मैंने इसलिए क्या ले ली, इसकी एक बेस ले ली जिसको मैंने एस डैश का नाम दे दिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी डायमेंशन होती है किसी वेक्टर स्पेस की, उतनी ही उसके अंदर बेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि डायमेंशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स से होते हैं ना बेस के अंदर। तो अब यहाँ अगर आपको डायमेंशन आपने n ली है, तो जो आपने इसकी बेस लेनी है उसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स लेने हैं, आपने n तक ही एलिमेंट्स लेने हैं। इससे अगर कम एलिमेंट्स होंगे तो वो वेक्टर स्पेस को आपकी जनरेट नहीं करेगी। ठीक है, जितनी डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की, उसके बेस के अंदर उतने ही एलिमेंट होना जरूरी है। जैसे आपने देखा था आर क्यूबिक है, उसकी 3 डायमेंशन है और उसको जनरेट करने वाले बेसिस के एलिमेंट भी कितने, 3 ही है। इस तरह स्केयर है, उसको 2 वाले, यानी कि जितनी बार वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उतने ही बेस के अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उससे कम अगर हो तो वो वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करता। और अभी भी यही काम है कि हमने ना ये m जो है ये कम लिया। आप यहाँ बिल्कुल बता भी रहे हैं कि यहाँ जो m है वो n से हमने क्या लिया है, छोटा लिया। ठीक है, m जो है वो हमने n से क्या लिया है, छोटा लिया। अच्छा, अब यहाँ ना, अब हमने एक सेट डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन अ सेट, मैं एक सेट डिफाइन कर देती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ S1 का। ये मैं खुद से सेट डिफाइन कर रही हूँ जिसमें ये सारे अल्फा भी डाल देती हूँ और बीटा भी, अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m, बीटा 1
बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा एन। ये जो इस सेट के अंदर आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, m प्लस एन। ये देखें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, m प्लस एन। ये m और ये n तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, m प्लस n एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक बात जहां से बस अब आपका थ्योरम समझने स्टार्ट हो रहा है, और ये बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम के जैसे है। अब इसमें ना ये आपकी बेस है और ये आपका वैसे कोई सबसेट है, ठीक है, ये बेस है और ये वैसे कोई सबसेट है। और बेस जो होती है वो उसके अंदर वही दो खूबियां होती हैं कि एक तो वो स्पैन करती है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर वो स्पैन करती है तो स्पैन का क्या मतलब होता था कि वेक्टर स्पेस को अगर वो स्पैन करिए ना तो वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, ये होता है स्पैनिंग सेट। तो अब आपने ये कहा है कि ये बेस है, ये वैसी कोई सेट है तो और है भी वेक्टर स्पेस का सेट, इसका मतलब है ये जो सेट के तमाम एलिमेंट है ना वो इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बने। ये आपको पता है कि इस ये क्योंकि बेस है और ये वैसे ही वेक्टर स्पेस का कोई भी सेट है और वेक्टर स्पेस के कोई भी जो एलिमेंट है अगर वो बेस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। क्योंकि अब हमें पता है कि जो बेस है ये बीटा 1 उसमें बीटा 2 अप टू सोन बीटा एन है, तो ये जितने भी अल्फा है ना वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास, कि अल्फाज जो हैं वो एक्सप्रेस हो सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटास। और इसकी वजह से ये जो S1 सेट है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। जरा अब इसको भी गौर करें, वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिटेल में किया था कि अगर इस तरह कोई सेट लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है तो वो सेट क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इसलिए मैंने कहा प्रीवियस वाला तो आप जरूर लें, अब आगे वही प्रोसीजर चलेगा, लेकिन मैं चलें फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर हमने कहा है कि अल्फा जो है वो बीटा के तौर पे जो है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो अगर मैं कह देती हूँ जी अल्फा 1 है तो अगर मैं यहाँ से अल्फा 1 ले लेती हूँ तो वो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा गया बीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन ए एन बीटा एन। अब अगर ये अल्फा 1 इधर जाएगा तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा 1, बाकी सारी चीजें वैसे लिखी जाएंगी। अब ये जो माइनस हो गया ये तो क्या है, पहले -1 है और फिर अल्फा 1 है, बाकी तो मैंने कहा है ना वो अप टू सोन जैसे हैं कि A1 बीटा 1 चलते रहेंगे अप टू सोन n तक। ये तो नॉन जीरो नहीं है, ये कोई जीरो एलिमेंट है -1। -1 क्या है, नॉन जीरो है। और आपको पता है कि किसी सेट में भी अगर हमें कोई भी स्केलर यानी कोई स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो जो स्केलर है अगर नॉन जीरो मिल जाए तो वो सेट क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। यही हमने पढ़ा था ना, क्योंकि अगर सारे स्केलर जीरो हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर कोई एक भी नॉन जीरो मिल जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। और इसमें अगर कोई सेट, जैसे अगर आपने कहा है कि अल्फा जो है वो इसके बीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, तो मैंने कोई भी एक अल्फा लेके दिखा दिया, तो जब उस अल्फा को आप इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, और जब इधर आके माइनस हुआ तो हमें तो एक नॉन जीरो स्केलर मिल गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ना जिसके अंदर अल्फा होंगे वो वाला सेट आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये देखें इस सेट में आपके पास अल्फा है ना, तो जैसे मैंने अल्फा 1 पे बात किया, आप अल्फा 2 पे भी बात कर सकते हैं, अल्फा 3 पे भी बात कर सकते हैं, जिसमें भी बहरहाल अल्फा क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा रहा है तो अल्फा जिस सेट में भी होगा वो सेट क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तभी हमने कह दिया कि S1 क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो हम लीनियरली डिपेंडेंट की एक प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका मैंने आपको प्रूव भी कराया हुआ है, पिछले थ्योरम में भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है कि अगर तो कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप उस सेट में से कोई भी वेक्टर ले लें तो वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। मतलब अगर इस सेट में से मैं कोई भी ले लूँ ना एलिमेंट तो वो बाकी जितने भी बचते हैं ना एलिमेंट उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। ये लीनियरली डिपेंडेंट का एक प्रॉपर्टी है, थ्योरम भी है, मैंने आपको प्रूफ भी कराया है इसका कि वो अपने से प्रीसीडिंग एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। आप वो लेक्चर देख लेना। अच्छा, अब हमने कहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम लाजमी इस सेट में से देन वी कैन फाइंड, कि हम इस सेट में से लाजमी फाइंड कर सकते हैं कोई भी बीटा आई सच दैट वी कैन एक्सप्रेस इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। अच्छा, आप कहेंगे बीटा ही को क्यों लिखा है,
इस सेट में अल्फा भी तो है, तो हम अल्फा को लिख देते हैं, मतलब आपका ये सवाल हो सकता है। अच्छा, एक तो ये है कि अल्फा तो वैसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अल्फा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये देखिए एस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, तो सारे अल्फा जीरो हो जाएंगे, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट यही होता है ना कि वो आपका जो स्केलर है वो उनका लीनियर कम्बिनेशन बनाए तो सारे स्केलर क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो इसलिए उनको लिखने का इतना कोई नहीं फायदा, आप कोई बीटा आई लेके चल लेते हैं, देन वी कैन फाइंड बीटा आई such that we can express it as a linear combination of other vector। अच्छा, ये हमने, अच्छा अब ये वाला वेक्टर हमने ऐसा सिलेक्ट किया ना, जो कि उस सेट के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट सेट के अंदर हमने ये वेक्टर ऐसा सिलेक्ट किया जो कि मसला कर रहा है, मतलब मसला इस तरह कर रहा है कि ये बाकी के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा रहा है, तो हम जो लीनियरली डिपेंडेंट करने में मसला कर रहा होता है ना, हम उसको ना बाहर निकालते रहते हैं। मैंने तभी आपको कहा है पिछला लेक्चर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जरा मैंने डिटेल में कराया था, अब ये उसी का तकरीबन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। तो वहां भी हमने यही किया था कि उस सेट के अंदर जो लीनियरली डिपेंडेंट वाला सेट था ना, उसके अंदर से जो इस तरह के एलिमेंट हम सिलेक्ट कर रहे थे ना, कि जिसको बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखे, हम उसको ना निकाली जा रहे थे, क्योंकि वो असल में मसला कर रहा है, वो इसलिए मसला कर रहा है ना क्योंकि बीटा आई इन सब के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा, तो बीटा आई यानी जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ बीटा आई ले लें, वो बाकियों के समझे लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाएगा, तो बीटा आई को जब इधर लेके आएंगे वो -1 हो जाएगा, तो वो उसकी वजह से सेट आपका क्या हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है, तो जो मसला कर रहा होता है उसको हम बाहर निकालते रहेंगे। और हम ये बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बेसिस बनाना चाह रहे हैं, हम एक ऐसा सेट चाह रहे हैं जो बेसिस हो, और बेसिस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो ना, स्पैनिंग सेट तो है लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट होना भी उसका जरूरी है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो हम कोई काम कर सकेंगे, इस वजह से इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तो जो इसमें से डिपेंडेंट उसको कर रहे हैं ना, जो वजह बन रहे हैं उनको हम बाहर निकालते रहते हैं, ताकि जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं वो सिर्फ कौन से बचे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले बचे। अच्छा, फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि बीटा आई एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकियों के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाए और यही मसला कर रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं, देन कास्ट आउट बीटा आई फ्रॉम S1 एंड अगर हम निकाल देंगे तो हमें एक नया सेट मिल जाएगा जिसको हम कहेंगे S2, और S1 में से हमने वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें से हमने S1 में से बीटा आई को निकाल दिया। अब क्लियरली ये जो S2 है ना, ये हमारे वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आपका जो S सेट है वो जनरेट कर रहा है, ये वाला जनरेट कर रहा है, सॉरी एस नहीं एस डैश, ये वाला तो जनरेट कर रहा है ना, क्योंकि ये हमने कहा बेसिस है, बेसिस का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और क्या कर रहा है, जनरेट भी कर रहा है, तो अगर जो सेट जनरेट कर रहा होता है उसमें किसी कुछ एलिमेंट्स का इजाफा कर दिया जाए ना, तो वो सेट भी जनरेट करेगा, उसमें कोई मसला नहीं होता। अब जैसे ये वाला सेट जनरेट कर रहा था तो मैंने इस सेट के अंदर थोड़े से अल्फा डाल दिए, तो ये वाला सेट भी लाजमी, आप लिख यहाँ भी बेशक लिख सकते हैं कि ये वाला सेट भी लाजमी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस को जनरेट करेगा। इसी तरह फिर ये S2 वाला भी लाजमी क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर आप किसी सेट में कुछ एलिमेंट्स जो जनरेट कर रहा है उसमें कुछ एलिमेंट्स का इजाफा कर दें तो वो फिर भी क्या कर रहा होता है, उसको जनरेट कर ही रहा होता है सेट। अच्छा, क्लियरली अगर हम S2 का स्पैन लेंगे तो वो वेक्टर स्पेस के बराबर ही आएगा। अब अगर इस स्टेज पे एक तो ये स्पैन भी कर रहा है और ये वाला जो S2 है ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, तो इसका मतलब है यही वाला सेट आपका क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये फिर से लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। अगर इफ ये वाला जो सेट है S2 ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, फिर हम यही वाला प्रोसीजर दोबारा करेंगे जैसे हमने ऊपर प्रोसीजर किया ना, कि अगर वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हुआ था तो हमने उसमें से एक बीटा सिलेक्ट किया था, फिर उस बीटा को बाहर निकाल दिया था, फिर एक सेट बनाया था, फिर हम वही कहेंगे कि अगर वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर वही हमारी बेस बन जाएगा, और अगर वो फिर डिपेंडेंट हुआ है तो वो फिर दोबारा चलता रहेगा। इसका मतलब है हमने ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है। अब कहाँ तक कंटिन्यू करना है हमने ये प्रोसीजर, हमने कंटिन्यू करते रहना, कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, कंटिन्यू द प्रोसेस, कहाँ तक प्रोसेस हमने कंटिन्यू करना है, n-m तक, ठीक है। यानी हम कितने बीटा को बाहर निकाल दें, n-m बीटास को बाहर निकाल दें, तो हमारे वहां जाके हमने काम रोकना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने n-m बीटा तक ये काम करना है,
ये देखिए ना, आपके अभी मैं आपको शुरू में स्टार्ट में बताया था कि अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है ना, तो उसके बेस के अंदर भी n ही एलिमेंट होने चाहिए। अगर उससे कम एलिमेंट्स हैं तो वो वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करता। अब हम तो एक अपने सबसेट को बढ़ा के क्या बनाना चाह रहे हैं, बेस बनाना चाह रहे हैं। ये एक सबसेट था, इसको बढ़ा के, ये हमने बढ़ा के, और हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, बेस बनाना चाह रहे हैं। हमने बढ़ाया, फिर उस बढ़ाने के लिए हमने देखना है कि वो बेस बनता है कि नहीं। बेस के लिए हमने दो देखनी है कि एक तो वो स्पैन करता हो और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। स्पैन तो अगर ये वाला सेट कर रहा है तो वो जो बढ़ा के बनाते हैं वो भी क्या कर रहा होता है, स्पैन कर रहा होता है। तो अब आपने इसको सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना था, और हमने कहा था कि अगर तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो मसला कर रहा होता है उसको बाहर निकालो। अगर वो सेट जो नया आता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन गया तो वही बेस बन जाएगा, नहीं तो आपने ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है। मैंने आपको कहा ये n-m टाइम तक करना है। अब ये मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि मैं ये भी चाहती हूँ कि जो मेरी लास्ट पे बेस आए, जो मैंने एक्सटेंड करके बनाई है, जिसको मैं बेस बनाना चाह रही हूँ, उसके अंदर n एलिमेंट ही होने चाहिए। अगर n से कम होंगे तो वो वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा, फिर तो हमारी बेस नहीं बनेगी। इसलिए आप लास्ट पे जो भी आपने बेस निकाल के एलिमेंट्स बनाने हैं ना, बढ़ा बढ़ा के अपनी बेस को, वो आपने कहाँ तक लेके जाने होते हैं, n तक ही लेके जाने होते हैं। अब वो किस तरह आएंगे, देखें, आपके जो सेट आपने सबसेट लिया उसके अंदर है m एलिमेंट्स, और मैंने आपको कहा है कि बीटा को निकालने का प्रोसीजर आपने कितने टाइम करना है, n माइनस एम टाइम। यही कहा है ना, n माइनस एम टाइम। तो आप अगर ये वाले सेट m है और ये आपने निकालने का वो जो प्रोसीजर है वो n माइनस एम टाइम करना है, तो उस सेट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स बचेंगे ना वो ये होंगे m माइनस n। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, n बचेगा, और मुझे चाहिए भी। तभी मैंने कहा है कि ये प्रोसीजर आपने कब तक करना है, n माइनस एम टाइम, जब तक बीटा बाहर नहीं निकल जाते, जब तक आपने ये प्रोसीजर करते रहना। तो उसकी वजह से जो लास्ट पे सेट बचेगा ना n माइनस एम वाला, यानी हमने जब बीटा निकाल देने, n माइनस एम बीटा निकाल देने, तो अल्फा तो वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि हम अल्फा को तो बाहर निकाल ही नहीं रहे थे, और बीटा जो है वो निकल निकल के बाहर निकल के कितने रह जाएंगे लास्ट पे, n माइनस एम, क्योंकि हमने ये प्रोसीजर n माइनस एम टाइम तक करना है, यानी इतने बीटा निकालने हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो रहने देंगे। तो हमने ये लास्ट पे जो सेट बचेगा वो फिर इस किस्म का बचेगा, सारे बीटा को निकाल के। तो अब यहाँ अगर आप गौर करें तो ये m, ये n माइनस एम, तो टोटल m प्लस n माइनस एम, तो ये आपके पास n, और इसका मतलब है ये सेट जो है बढ़ा के हमने, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा और ये आपका स्पैन भी करेगा, तो ये वाला सेट आपका क्या बना देगा, बेस बना देगा, ठीक है। और इसके अंदर वो इतने ही एलिमेंट है जितने वेक्टर स्पेस के अंदर थे, तो ये आपका क्या बना देगा, बेस बना देगा। इसलिए अगर कोई भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो हम उसको बढ़ा के क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं। हमने ये इसका प्रूफ किया। अच्छा, एक और छोटा सा प्रूफ है, हम वो कर लेते हैं। वो आप इसी का बस आपने लेना है, थोड़ा सा यूज करना है। वो थ्योरम है each set of n plus 1 or more vectors of finite dimensional vector space of dimension n, हमने ले ली कि डायमेंशन n है, is linearly dependent। ये प्रूफ है, लेकिन हम सहारा पिछले वाले थ्योरम का इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, तभी ये छोटा है। वो इसमें ये कह रहे हैं, अभी मैं जैसे आपको बात भी करके आई हूँ कि अगर डायमेंशन n है तो उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट भी कितने होने चाहिए, n। अगर उससे कम है तो वो आपके वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो जाते हैं ना तो फिर भी वो बेस नहीं बनाएगा। वो इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि जो ज्यादा वाला सेट होता है ना वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। यानी अगर n सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो उसमें अगर एक एलिमेंट का इजाफा कर दिया जाए, एक या एक से ज्यादा, तो वो फिर आपके पास क्या बन जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम इसका कैसे प्रूव करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक ऐसा सेट जिसमें n प्लस वन वैक्टर है। यही उन्होंने कहा है ना कि आप एक ऐसा सेट लें जिसमें n प्लस वन या उससे भी ज्यादा। तो मैंने n प्लस वन वाला कोई भी सेट ले लिया, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, s का। मैंने इसको प्रूव करना है कि ये जो सेट है ना ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन मैं कंट्रेरी सपोज कर लेती हूँ, लेट अस सपोज s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वैसे तो मैंने प्रूव करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन मैं उल्ट लेके चल रही हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आप ना अभी जो आपने थ्योरम किया ना, एक्सटेंशन थ्योरम, उसका इस्तेमाल करें।
वो थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई सेट सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर कोई सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप उसको बढ़ा के क्या बना सकते हैं, बेस बना सकते हैं, यही कहता था ना। अब आप यहाँ इस्तेमाल करें, देखें एस जो है वो हम कौन सा सेट लेके चल रहे हैं, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये एस एक ऐसा सबसेट लेके चल रहे हैं जो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब है हम यहाँ एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम किसी भी जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है उस पर लग सकता है कि अगर हम इस सेट को बढ़ा दें, यानी S1 का नाम दे दें और उसको बढ़ा दें कि n+1 तो वो पहले ही है, और उसमें कुछ और वेक्टर्स डाल दें, ठीक है, उसमें कुछ और वेक्टर्स आप डाल दें, तो वो आपका क्या बना देता है, बेसिस बना देता है। यही कहता है ना एक्सटेंशन थ्योरम कि अगर कोई सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आप उसमें कुछ एलिमेंट्स और डाल दें या उसको सेट को बढ़ा दें तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है। ये मैंने सिर्फ एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल किया, आप इसको जब बेशक लिख दें बाय यूजिंग एक्सटेंशन थ्योरम या बेशक उसकी स्टेटमेंट लिख दें। अच्छा, यहाँ से तो कंट्राडिक्शन आ गई है, बस इसने यहाँ, और कंट्राडिक्शन इसने क्यों दी है, डायमेंशन थ्योरम के मुताबिक। अब डायमेंशन थ्योरम जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था, और वो थ्योरम क्या कहता था कि बेसिस बेशक 2 हो 3 हो जितनी मर्जी हो, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा सेम होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर 2 बेस हैं तो एक बेस में कोई 4 एलिमेंट्स हैं, एक में 5 हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा जनरेट करने वाली बेस जितनी मर्जी हो, मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो नंबर एलिमेंट्स की तादाद है ना वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ये हमने थ्योरम किया था डायमेंशन थ्योरम, इससे पिछले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ है कि हमने तो कहा कि ये बेसिस है, ये हमने खुद कहा है ना, ये कि एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने इस वाले सेट को क्या कह दिया, बेसिस कह दिया। और आपको पता है कि ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर है और क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, n है। इसका मतलब है कि जो इसकी बेस है ना उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, n होने चाहिए। और यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें तो n+1 से भी ज्यादा एलिमेंट है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको ये भी बताया कि जितनी डायमेंशन है उतने ही बेस के अंदर एलिमेंट होते हैं। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की अगर डायमेंशन n है तो इसके बेस के अंदर कितने एलिमेंट है, n है। और नीचे आप क्या बात कर रहे हैं कि इसकी बेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n+1 प्लस मोर, यानी n+1 से भी ज्यादा। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिस जितनी मर्जी हो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनकी तादाद कितनी होती है, सेम होती है। तो इसने कंट्राडिक्शन दे दी, कंट्राडिक्शन बिकॉज बाय डायमेंशन थ्योरम number of elements of bases are same। ये दो थ्योरम है, ये रिलेटेड थे, ये मैंने तो भी आपको करवा दिए। कुछ मैं आपको ना एग्जांपल्स भी कोशिश करूंगी, वो जो मेथड की बुक से हैं वो भी आपको कुछ करवा दूंगी, बाकी और कुछ थ्योरम इसके रहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक इतना काफ़ी है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, किसी को कुछ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।